हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम आज पढ़ेंगे अबाउट करंट अफेयर्स। और जो करंट अफेयर्स हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे, दीज विल बी रेफरिंग टू द मंथ जनवरी 2021। सो लेट्स स्टार्ट। पहला करंट अफेयर जो आपके इंडियन कल्चर के साथ रिलेट करता है, ये बोलता है इन ए रिसेंट मूव द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इंडक्टेड 4 इंडिजीनियस मार्शल आर्ट फॉर्म्स, कलारीपयट्टू ऑफ केरला, मलखम्ब ऑफ सेंट्रल इंडिया, Gatka of Punjab and Thangta of Manipur. These four were introduced in Khelo India Youth Games. So these four martial art forms, जिसका नाम है कलारी पयट्टू जो केरला से बिलोंग करती है, मलखम्ब जो सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करती है, गाटका जो बिलोंग करती है पंजाब से, एंड थंगटा जो बिलोंग करती है मणिपुर से। इन चार को इंट्रोड्यूस किया गया इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो इसमें अगर हम देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, दिस वर लॉन्चड इन द ईयर 2018। 2018 में इनको लॉन्च किया गया था एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट इवेंट्स फॉर अंडर 17 ईयर्स एंड अंडर 21 ईयर्स। जो एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसमें अंडर 17 भी टेक पार्ट कर सकते हैं एंड अंडर 21 भी टेक पार्ट कर सकते हैं। और दीज आर कंडक्टेड एनुअली, इनको हर साल खेला जाता है। जो यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आर कंडक्टेड एनुअली। और यहाँ पे जो द बेस्ट परफॉर्मर जो यहाँ पे होता है, उसको दी जाती है एक स्कॉलरशिप जो कि एनुअल स्कॉलरशिप होती है। आफ्टर एवरी ईयर कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है उसको? 5 लाख रुपीज़ फॉर 8 ईयर्स, राइट। हर साल उसको 5 लाख दिए जाते हैं और 8 साल के लिए दी जाती है, ताकि टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स, ताकि वो प्रिपेयर कर सके किसके लिए? इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए। तो ये चार जो यहाँ पे मार्शल आर्ट फॉर्म्स है, ये चार आपको याद रखनी है। पहली मार्शल आर्ट फॉर्म जो है दैट इज कलारीपयट्टू, जो कहाँ से? जो कि है केरला से, राइट। सिमिलरली मलखम जो सेंट्रल इंडिया से है, गाटका जो पंजाब से है, एंड थंगटा जो मणिपुर की है, राइट। ये चार जो दीज फोर वर इंट्रोड्यूस्ड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये आपको याद रखनी है। नाउ पॉइंट नंबर 2 अगेन विच इज रिलेटिंग टू इंडियन कल्चर। ये बोलता है कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू अनुभवा मंटपा इन बसावकलियन, द प्लेस वेयर 12th century poet philosopher बसावन्ना लिव्ड फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। कि जो कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर जो है, जिसका नाम है BS येडियुरप्पा, उसने क्या किया? उसने फाउंडेशन स्टोन लेकर ही किसके लिए? न्यू अनुभवा मंटपा के लिए। जो ये न्यू अनुभवा मंटपा है, ये कहाँ पे? दिस इज इन बसावकलियन। और ये वो प्लेस है जहाँ पे 12th century पोइट और फिलासफर भी था वो बसावन्ना, जो कि 12th century पोइट भी था और फिलासफर भी था। वो वहाँ पे रहता था फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, ज़्यादातर वो अपनी ज़िंदगी उसने वहीं पे गुजारी है। और जो ये प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट विल शोकेस द 12th century अनुभवा मंटपा। ये शोकेस करेगा, ये क्या दिखाएगा? 12th century की अनुभवा मंटपा। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस अनुभवा मंटपा? दिस इज ऑफन रेफर्ड एज फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आर द फॉलोइंग रेफर्ड एज फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड? सो इट इज द अनुभवा मंटपा। तो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम, इसको एस्टैब्लिश किया था किसने? इसी पॉइंट ने, इन बसावा कलियन वायर फिलासफर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स हेल्ड डिबेट्स। ये एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे फिर फिलासफर्स और जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो यहाँ पे डिबेट्स करते थे। द बिल्डिंग विल अडॉप्ट द कलियन चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और जो ये न्यू अनुभवा मंटपा है, इसमें क्या अडॉप्ट किया जाएगा? इसमें अडॉप्ट किया जाएगा कलियाना चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर इसमें शोकेस किया जाएगा। सो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि जो न्यू अनुभवा मंटपा है, इसकी बिल्डिंग जो है, इसकी फाउंडेशन जो है वो कहाँ पे है? लाई करी गई है, वो करी गई है इन कर्नाटका में, राइट। और प्लेस का नाम क्या है? बसावकलियन। और ये जो प्रोजेक्ट जो है, ये दिखाएगा 12th century अनुभवा मंटपा। और अनुभवा मंटपा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इट इज ऑफन रेफर्ड एज फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ये अगेन दिस इज रिलेटिंग टू इंडियन कल्चर। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है विद असेंबली पोल्स राउंड द कॉर्नर इन तमिलनाडु, the Pongal festival and Jallikattu, the traditional bull taming sport, have caught the attention of political parties। कि अभी जो है तमिलनाडु में अभी इलेक्शन होने वाले, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज वो किस पे अभी उनका फोकस कहाँ पे गया है? एक तो गया है ऑन पोंगल फेस्टिवल एंड नंबर सेकंड इज द जलीकट्टू।
इन दो फेस्टिवल्स पे गया है, राइट। तो आपको ये न्यूज़ में है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पोंगल फेस्टिवल है ये कहाँ पे खेली जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये खेली जाती है इन तमिलनाडु। सिमिलरली जो जलीकट्टू है ये कहाँ पे खेली जाती है, अगेन इन तमिलनाडु। और ये जो जलीकट्टू है इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट, राइट। ये बुल टेमिंग स्पोर्ट है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो जलीकट्टू है जो कि एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है, ये किस स्टेट के साथ रिलेट करती है। तो अगेन यू शुड बी नोइंग दैट दिस इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। Then let's move to next point. This point belongs to modern Indian history. ये बोलता है there is a long standing demand of the Shiv Sena for renaming Aurangabad city in Maharashtra as संभाजी नगर, कि जो शिवसेना है वो उनकी डिमांड है कि जो औरंगाबाद सिटी है इसको रिनेम कर लो एज संभाजी नगर। तो आपको याद रखना है कि ये डिमांड हो रही है कि जो औरंगाबाद सिटी है इसको क्या नाम दिया जाए, इसको नाम दिया जाए संभाजी नगर। और अगर हम इस सिटी के बारे में कुछ देखेंगे, दिस औरंगाबाद वाज बिल्ट इन 1610 और इसको किसने बनाया था, बाय मलिक अंबर, जो कि था निज़ाम शाही डायनास्टी से, राइट। जो ये औरंगाबाद सिटी है इसको बनाया गया था इन 1610, किसने, मलिक अंबर ने, जो कि था निज़ामी शाह डायनास्टी से। इसको फिर रिनेम किया था औरंगाबाद किसने, मुगल एम्परर औरंगज़ेब ने फिर इसका नाम रखा था औरंगाबाद। तो तब ये डिमांड करते कि इसको फिर से नाम रखा जाए, इसका चेंज करके नाम रखा जाए संभाजी नगर, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अगेन दिस बिलोंग्स टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये बोलता है द 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 9th January 2021 डिस्पाइट द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, कि जो 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है इसको मनाया गया कब, 19th January 2021 में। और ये कौन सा था, इट्स वाज द 16th टाइम दिस वाज सेलिब्रेटेड। और हालांकि कोविड भी था लेकिन फिर भी इसको मनाया गया। अबाउट दिस पीबीडी, जो ये प्रवासी भारतीय दिवस है इसके बारे में अगर हम देखेंगे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 9th January, हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है 9th January। किसके लिए, टू मार्क कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ताकि यहाँ पे जो ओवरसीज जो बाकी मुल्कों में रहते हैं ये इंडिया के लोग, उनकी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कब मनाया जाता है, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th January। और जो पीबीडी कन्वेंशन इज़ द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ, ये फ्लैगशिप इवेंट किस का है, एक तो ये तो है फ्लैगशिप इवेंट किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म टू एंगेज एंड कनेक्ट विद ओवरसीज इंडियंस। जो ये पीबीडी थी, जो ये पीबीडी प्रवासी भारतीय दिवस जो था कन्वेंशन, दिस वर हेल्ड एवरी ईयर सिंस 2003। तो इनको स्टार्ट कब किया गया है, इन द ईयर 2003 से इनको कंटिन्यूसली फिर हेल्ड किया जाता है। बट सिंस 2015 इट्स फॉर्मेट हैज़ बीन रिवाइज्ड टू सेलिब्रेट द पीबीडी वंस एवरी 2 years। लेकिन अब बोला गया फ्रॉम 2015 कि हम जो ये पीबीडी है प्रवासी भारतीय दिवस, इसको हम अब सेलिब्रेट कर लेंगे वंस एवरी 2 years, हर 2 सालों में एक बार इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस। यही जो पीबीडी है इसका हम देखेंगे जो द थीम ऑफ 16th पीबीडी कन्वेंशन 2021। अगर हम देखेंगे इसका थीम जो था, जो 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है, इसका क्या थीम था, इसका थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ये थीम आपको पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th पीबीडी कन्वेंशन 2021। तो इसका जो थीम जो था दैट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अगर आप देखेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री इसके रिलेटेड, वाई पीबीडी इज सेलिब्रेटेड ऑन January 9, इसको January 9 पे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। January 9 was chosen as the day to celebrate this occasion since it was on this day in 1915 that Mahatma Gandhi, the greatest Pravasi, returned to India from South Africa। क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को 1915 में क्या गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड चेंज द लाइव्स ऑफ इंडियंस फॉरवर्ड। फिर वो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में टेक पार्ट करते हैं और फिर हिंदुस्तान जो इंडियन पीपल है इनकी लाइफ फिर चेंज होती है। तो यहाँ पे इसका ओकेजन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है January 9 क्योंकि ये डे जो है ये डे किसके साथ मिलता है, इसी दिन को महात्मा गांधी जो वहाँ से वापस आते हैं, राइट। Now let's move to next point. India celebrates National Girl Child Day, an initiative of the Ministry of Women and Child Development, every year on January 24। तो इंडिया कब सेलिब्रेट करता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, हर साल ऑन द डेट ऑफ January 24। और ये किसका इनिशिएटिव है, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
द ऑब्जेक्टिव इज टू रेज अवेयरनेस ऑन द इशू ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम अवेयरनेस लाए लोगों में ऑन द इशू ऑफ किसका जो डिक्लाइन जो होता है चाइल्ड सेक्स रेशो, उस इशू पे लोगों को अवेयर करिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो ये है, पंजाब हैज़ अनाउंसड जनवरी 2021 टू बी द मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। जो पंजाब है, पंजाब ने अनाउंस किया कि जो जनवरी 2021 है ये हमारे लिए रहेगा एज मंथ ऑफ गर्ल चाइल्ड। और वहाँ पे एक स्कीम भी लॉन्च की गई, द स्कीम दिया दी लोरी, दिया दी लोरी हैज़ आल्सो बीन लॉन्च्ड। और यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई, कौन सी स्कीम, दिया दी लोरी। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने जनवरी 2021 को अनाउंस किया एज मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। सो शुड बी नोइंग दैट इट इज़ पंजाब। पंजाब ने अनाउंस किया इसको एज मंथ ऑफ गर्ल चाइल्ड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। The COVID-19 Performance Index has been put together by Lowy Institute and Australian think tank। कि जो COVID-19 का परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है इसको किसने दिया है, लॉवी इंस्टीट्यूट ने, जो क्या है, जो कि ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे कि जो वेरियस कंट्रीज उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड, वियतनाम एंड ताइवान have been ranked top 3 spots respectively, right? न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पे, वियतनाम सेकंड एंड ताइवान थर्ड। तो ये इनको यहाँ पे रैंकिंग मिली है। तो सबसे पहले कौन मिला है, किसको मिला है, डेट इज़ न्यूजीलैंड। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 86th आउट ऑफ 98 कंट्रीज़। टोटल में इसको 98 कंट्रीज उन्होंने ये उन पे रिसर्च करी। और इंडिया में कितनी रैंक, इंडिया को कितनी रैंक मिली, इंडिया को रैंक मिली 86। तो ये रैंक आपको पूछी जा सकती है कि जो कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया को कितनी रैंक आई, तो डैट इज़ 86। और अगर आप यूएस की बात करेंगे वो है 94। और अगर आप चाइना की बात करेंगे, चाइना को इसमें ये इंक्लूड ही नहीं किया गया, वहाँ पे डाटा ही अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लावेस्ट स्कोर, जो द लावेस्ट स्कोर वाज गिवन टू ब्राज़ील। तो टॉप पे कौन था, न्यूजीलैंड। इंडिया की क्या रैंक है, 86, और लावेस्ट कौन है, ब्राज़ील। ये 3 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट पॉइंट। अगेन दिस विल बी रिलेटिंग टू इंडियन कल्चर। India has joined the world to light up Qutub Minar as a sign of unity to combat the neglected tropical disease। इंडिया ने वर्ल्ड को ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, इन्होंने बोला हम लाइट अप करेंगे किसको, कुतुब मीनार को, राइट, कुतुब मीनार को, ताकि ये हमारे पास एक साइन ऑफ यूनिटी रहेगी विद द वर्ल्ड, जो हमने कम्बैट किया किसको, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो ये इंडिया ने किस मोनूमेंट को लाइट अप किया टू शो ए साइन ऑफ यूनिटी टू कम्बैट द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ विद द, टू शो ए साइन ऑफ यूनिटी विद द वर्ल्ड टू कम्बैट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो किस मोनूमेंट को किया गया, तो आपको याद रखना है ये मोनूमेंट जो था उसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को लाइटन अप किया गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। Natural Capital Accounting and Valuation of the Ecosystem Services (NCAVS) India Form 2021 is being organized by the Ministry of Statistics and Program Implementation। के जो ये NCAVS है इस ऑफ इंडिया फॉर्म 2021, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द 5 कंट्रीज टेकिंग पार्ट इन दिस प्रोजेक्ट। इंडिया जो है एक कंट्री है, टोटल में इसमें 5 कंट्रीज है, और 5 कंट्रीज में एक जो है इंडिया भी है जो इस प्रोजेक्ट में टेक पार्ट करते हैं। और जो बाकी कंट्रीज में है दैट इज़ ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड मैक्सिको। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो NCAVS है, जो कि एक स्कीम है या ये जो एक सर्विस है, इसमें कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन कौन कंट्री पार्ट है। एक तो इंडिया है, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा चाइना, फोर्थ वन बीइंग साउथ अफ्रीका एंड फिफ्थ वन बीइंग मैक्सिको। तो जो NCAVS प्रोजेक्ट है इसके बारे में देखेंगे। द NCAVS प्रोजेक्ट seeks to advance the theory and practice of environment and ecosystem accounting in Brazil, China, India, Mexico and South Africa। इसका यही मकसद है कि जो एडवांस हम कर ले थ्योरी और प्रैक्टिस किसकी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम अकाउंटिंग की, इन कंट्रीज़ में जो 5 कंट्रीज इसमें टेक पार्ट करती है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इसके जो है कौन कौन इसके मेंबर्स है, इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, साउथ अफ्रीका एंड मैक्सिको है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे तो द प्रोजेक्ट हैज़ बीन जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस स्टैटिक्स डिवीजन UNSD, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इनने इसको इम्प्लीमेंट किया है, इन तीनों ने, UNSD ने, UNEP ने और CBD ने। इट एम्स टू असिस्ट द 5
participating partner countries to advance the knowledge agenda on environmental economic accounting, in particular ecosystem accounting. मैंने आपको बताया. The project will have a duration until the end of year 2021. जो ये प्रोजेक्ट है ये कितने टाइम के लिए? until the year 2021 इसको लॉन्च किया गया है. और अगर हम देखेंगे इसकी फंडिंग, इसमें फंड्स कौन देता है? द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन थ्रू इट्स पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट. तो इसको फंड कौन करता है? इट इज फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन. Next point, the US has resumed its funding for WHO as President Joe Biden shifts towards greater international cooperation in the fight against COVID-19. आपको पता है लास्ट ईयर क्या था, जो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो था उसने बोला था कि जो हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको हम फंडिंग नहीं देंगे. लेकिन जो बाइडन अब नया प्रेसिडेंट आया है उसने अब बोला है कि हम इसको फंड्स फिर से देंगे. दे रिज्यूम्ड इट्स फंडिंग फॉर WHO. तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि जो यूएस है, द यूएस इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द डब्ल्यूएचओ. कि डब्ल्यूएचओ का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, सबसे ज़्यादा फंड जो इसको देता है वो देता है कौन? यूएस. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फंड्स इसको देता है यूएस, और उसके बाद देता है चाइना, उसके बाद देता है जापान, देन जर्मनी, देन यूनाइटेड किंगडम, देन फ्रांस, इटली, ब्राज़ील एंड सिमिलरली बाकी और भी इसमें आते हैं. Next point, the United Kingdom has invited India, Australia and South Korea to attend the G7 summit that is scheduled to be held in June as guest countries. तो इन कंट्रीज़ को किस को? इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ कोरिया को, इनको इनवाइट किया है किसने? यूनाइटेड किंगडम, यूके ने, ताकि ये अटेंड कर ले G7 समिट. और जो कब होने वाला है? जो होने वाला है इस साल 2021 जून में जो होने वाला है. इन कंट्रीज़ को वहाँ पे इनवाइट किया गया है एज गेस्ट कंट्रीज़. तो आपको याद रखना है किस को? इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ कोरिया को, इन तीन को वहाँ पे बुलाया गया है एज गेस्ट कंट्रीज़. यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमारे पास कुछ यूनियंस है लाइक G7 हमारे पास है, G8 है और G20 है. अगर आप इनके मेंबर्स आप यहाँ पे देखेंगे, G7 के मेंबर्स अगर हम देखेंगे, इसमें जर्मनी आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, कनाडा आता है, यूएस आता है, इटली आता है और जापान आता है. और अगर हम G7 कंट्रीज़ के साथ फिर रशिया को भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो फिर ये बनता है G8. और ये G8 और ये 12 अगर हम इनको फिर मिलाएंगे तो फिर हमारे पास बनता है G20. बाकी क्या आता है इसमें? टर्की आता है, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका. तो यहाँ पे आपके पास एक और पॉइंट ये भी बन सकता है कि जो इंडिया जो है, इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया G7 का पार्ट है, इंडिया G8 का पार्ट है, इंडिया G20 का पार्ट है. तो आपको याद रखना है इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, G8 का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20. तो आपको ये भी याद रखना है. Now, यहाँ पे एक देखिए एक कोट, इफ 2020 was the year of discovery of COVID-19 vaccines, 2021 will be the year India faces the challenge of getting them to people across the world who most need it. ये जो एक कोट है इसको किसने बोला है? बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, who is the chairman of the executive board of the World Health Organization. राइट, जो ये हर्षवर्धन है ये क्या है? ये चेयरमैन किसके है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कौन सा इंडियन मेंबर ऐसा है जो क्या है, जो चेयरमैन है किसका? एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको याद रखना है डॉक्टर हर्षवर्धन. यार यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जो है वही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी है, चेयरमैन भी है किसके? एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के. नेक्स्ट पॉइंट, Government of India has formulated new industrial development scheme for Jammu and Kashmir J&K IDS 2021 for the development of industries in the UT of Jammu and Kashmir. कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसने फॉर्मुलेट की यहाँ पे एक नई डेवलपमेंट स्कीम, न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर J&K IDS 2021. किसके लिए? ताकि यहाँ पे जो इंडस्ट्री जो है उनकी डेवलपमेंट हो जाए. तो अब हम देखेंगे अबाउट द स्कीम. जो ये J&K IDS 2021 है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. राइट, हमारे पास दो किस्म की स्कीम्स होती है, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. लेकिन ये एक आपको याद रखना है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. और दिस स्कीम एम्स टू टेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू द ब्लॉक लेवल इन UT ऑफ J&K. और इसका एम क्या है? ताकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो इसको लेके कहाँ तक ले जाना है? टू द ब्लॉक लेवल तक. राइट, ब्लॉक लेवल तक लेना है UT ऑफ J&K में, विच इज़ द फर्स्ट टाइम इन एनी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ब्लॉक लेवल तक लिया जाए इंडिया में.
द फाइनेंशियल आउटले ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम इज ₹28,400 करोड़। इसमें बोला गया कितना देंगे ये 28,400 करोड़, इतने पैसे ये देंगे फॉर द स्कीम पीरियड ऑफ 2021 to 2036-37 मीन्स 2020 से लेकर 2036 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया जाएगा ₹28,400 करोड़। स्कीम विल एनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट। इस स्कीम से क्या हो जाएगा, इससे नई नई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी। ऑल्सो नर्चर्स द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज इन JNK, जो बाकी इंडस्ट्रीज जो है उनको भी ये नर्चर करेगी। बाय प्रोवाइडिंग देम वर्किंग कैपिटल, उनको एक कैपिटल देगी, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट एट द रेट ऑफ 5% फॉर 5 ईयर्स, राइट। उनको किस इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट पे उनको वर्किंग कैपिटल दी जाएगी, एट 5% फॉर 5 ईयर्स, राइट। इतने टाइम के लिए फॉर 5 ईयर्स उनको दिया जाएगा वर्किंग कैपिटल, और खाली एट 5%, राइट। सो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, उनको भी सपोर्ट किया जाएगा इस न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी से। अब देखेंगे इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, विच डायरेक्टली लीड्स टू द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, जिससे फिर यहाँ की इस रीजन की जो है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। It aims at डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पे इसकी एम ये भी है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो किस की, एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी, और दूसरी जो सर्विस सेक्टर यूनिट है उसका भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है या मोटिव है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज़ अप्रूव्ड द फॉलोइंग प्रपोजल्स। जो यूनियन मिनिस्टर है किसके लिए, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के लिए, उसने अप्रूव किए ये प्रपोजल्स। पहला क्या, टू लेवी ए ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल्स। जो ओल्ड व्हीकल्स जो है, जो पुरानी व्हीकल्स है, उन पे अब लगेगा ग्रीन टैक्स, राइट। कौन सा टैक्स लगेगा, ग्रीन टैक्स। वही विच आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, जो गाड़ियाँ अब एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है उन पे एक टैक्स लगेगा जिसका नाम है ग्रीन टैक्स। नंबर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द पॉलिसी ऑफ डिरजिस्ट्रेशन एंड स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड PSU। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU जिन व्हीकल्स को ओन करता है उनकी डिरजिस्ट्रेशन हो सकती है, उनको स्क्रैपिंग ऑफ दोज व्हीकल्स कैन बी डन विच आर अबव 15 ईयर्स इन एज, राइट, जिनको अब 15 साल से ज़्यादा हो गए चलते हुए। नंबर थर्ड, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम ग्रीन टैक्स टू बी केप्ट इन सेपरेट अकाउंट। जो अब यहाँ से अब ग्रीन टैक्स जो आपको अब इनको रेवेन्यू आएगा, ये बोलते हैं हम उसको रखेंगे एक सेपरेट अकाउंट में, एक अलग अकाउंट में, एंड यूज इट फॉर टैकलिंग पोल्यूशन। एंड इसको किसके लिए जो ये रेवेन्यू वहाँ से मिलेगा उसको ये यूज़ करेंगे फॉर टैकलिंग पोल्यूशन, एंड फॉर स्टेट्स टू सेटअप स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एमिशन मॉनिटरिंग, राइट। और स्टेट्स के लिए यहाँ पे वो यूज़ होगा इन यूजेस के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ ग्रीन टैक्स, अगर हम देखेंगे अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ ग्रीन टैक्स, द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर देन 8 years कुड बी चार्ज ग्रीन टैक्स एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट। कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जिनको 8 साल से ज़्यादा हो गए अब चलते हुए, उन पे ग्रीन टैक्स लग सकता है, राइट। कब लग सकता है, जब वो फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने आएंगे। और किस रेट से लगेगा, एट द रेट ऑफ 10 to 25% ऑफ रोड टैक्स। जो रोड टैक्स है, रोड टैक्स का जो 10 to 25% है, इस हिसाब से उन पे क्या लगेगा, ग्रीन टैक्स। तो आपको याद रखना है, जो ओल्डर देन 8 years है उन पे ग्रीन टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10 to 25% ऑफ द रोड टैक्स। नंबर सेकंड, पर्सनल व्हीकल्स टू बी चार्ज ग्रीन टैक्स एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर 15 years। अब जो पर्सनल व्हीकल्स है उन पे लगेगा ग्रीन टैक्स, लेकिन कब, आफ्टर 15 years। सिमिलरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स सच एज सिटी बसेज टू बी चार्ज लोअर ग्रीन टैक्स। जो सिटी बसेज है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल बसेज आती है, उन पे चार्ज होगा, उन पे ग्रीन टैक्स जो है वो कम होगा। फोर्थ पॉइंट, हायर ग्रीन टैक्स 50% ऑफ रोड टैक्स। ज़्यादा ग्रीन टैक्स जिसमें जो कितना है 50% ऑफ रोड टैक्स फॉर व्हीकल्स बीइंग रजिस्टर्ड इन हाईली पोल्यूटेड सिटीज़। जो हाईली पोल्यूटेड सिटीज़ में व्हीकल्स होगी उनमें कितना ग्रीन टैक्स लगेगा, अराउंड 50%। नंबर 5, डिफरेंशियल टैक्स डिपेंडिंग ऑन फ्यूल, पेट्रोल, डिजीज एंड टाइप ऑफ व्हीकल्स, राइट। डिफरेंशियल टैक्स लगेगा विच विल डिपेंड अपॉन द फ्यूल, राइट, पेट्रोल या डिजीज एंड टाइप ऑफ व्हीकल। तो इन पे ये पॉइंट्स जो है अप्रूव किए गए, दिस वर अप्रूव्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एग्जम्पशंस क्या है इस रूल की, तो यहाँ पे ये व्हीकल्स लाइक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
ऑल्टरनेट फ्यूल्स लाइक CNG, इथेनॉल, LPG एट्सट्रा, उन पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, राइट। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, व्हीकल्स यूज्ड इन फार्मिंग सच एज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर, इन पे भी कोई ये जो है ग्रेन टैक्स जो है नहीं लगेगा। तो ये आपको याद रखना है, जो एक तो जो व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं इन फार्मिंग, उन पे कोई ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी, वो व्हीकल्स जो यूज़ करती है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे यहाँ पे CNG, इथेनॉल, LPG या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, ऐसी व्हीकल्स जो है इनको, इन पे कोई ग्रीन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है विथ रिलेशन टू इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बाय नीति आयोग, की जो नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये रिसेंटली आया है। दिस वाज द सेकंड एडिशन ऑफ द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, दिस वाज रिलीज, राइट। सेकंड एडिशन जो है नीति आयोग का, नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसको रिलीज किया गया। यहाँ पे अगर देखेंगे परफॉर्मेंस बहुत सारी स्टेट्स की, कर्नाटका इज़ द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट फॉर द सेकंड ईयर इन ए रो, कि जो कर्नाटका है ये मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है, दूसरी बार ये आ गया इन ए रो, सेकंड टाइम ये आ गया एज मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। कौन? कर्नाटका। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, महाराष्ट्र पिपड़ तमिलनाडु टू द सेकंड स्पॉट, मीन्स पिछली बार तमिलनाडु था सेकंड स्पॉट पे, लेकिन अभी जो है अभी महाराष्ट्र ने इसको वहाँ से बीट किया है, अभी महाराष्ट्र है सेकंड स्टेट पे, सेकंड नंबर पे। थर्ड पे बिहार वाज फीचर्ड एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, सबसे नीचे जो थी जो स्टेट थी डेट वाज बिहार। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे टॉप पे कौन थी, एक तो थी कर्नाटका और सबसे बॉटम पे कौन थी, वो थी बिहार। तो ये दो आपको याद रहनी चाहिए, कर्नाटका एट द टॉप एंड बिहार एट द बॉटम ऑफ व्हाट, नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कर्नाटका का जो स्कोर जो था दैट वाज 42.5, महाराष्ट्र का जो था 38.03, सिमिलरली तमिलनाडु, तेलंगाना एट्सट्रा एट्सट्रा एट्सट्रा। यहाँ पे 10 ही स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएंगे टोटल सारा स्कोर देखेंगे, जो बॉटम पे आपको आएगा, बॉटम पे आपको जो आएगा दैट विल बी बिहार, राइट। सो बिहार वाज द वर्स्ट परफॉर्मर ऑफ ऑल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वर्सेस भारत बायोटेक कोवैक्सीन। अगर हम इन दो वैक्सीन का देखेंगे, इन दो को हम थोड़ा सा देखेंगे। पहले देखिए सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वर्सेस भारत बायोटेक कोवैक्सीन। इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हैज़ फॉर्मली अप्रूव्ड Serum Institute and Bharat Biotech vaccines for restricted emergency use against COVID-19 in India। तो ये दोनों वैक्सीन जो है इनको अप्रूव किया गया किनके लिए, एमरजेंसी यूज़ के लिए। और इनको किसने अप्रूव किया, बाय DCGI, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे, जो कि कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, इन दोनों ने जो थर्ड फेज़ है जो कि क्रूशल फेज होता है उसको पास नहीं किया, दे हैव नॉट कंप्लीटेड येट दैट फेज, नीदर बाय सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नॉर बाय भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन। इन्होंने अब वो फेज थर्ड जो है उसको कंप्लीट नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको अप्रूव किया गया। तो अबाउट कोविशील्ड अगर हम देखेंगे, अब कोविशील्ड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका। इसको किसने डेवलप किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया है, लेकिन इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका। दिस इज अबाउट कोविशील्ड। और जो कोविशील्ड है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इज़ देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रायल पार्टनर, ये उनका मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रायल पार्टनर है। तो अबाउट कोवैक्सीन अगर आप देखेंगे, कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। ये कोवैक्सीन है इसको डेवलप किया है किसने, भारत बायोटेक। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंड इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस अपना वैक्सीन है अगेंस्ट व्हाट, कोविड-19। तो कौन है वो, डैट इज कोवैक्सीन। भारत बायोटेक हैज़ डेवलप्ड दिस वैक्सीन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। जो भारत बायोटेक है उसने डेवलप किया है ये वैक्सीन इन कोलैबोरेशन विद किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड-19 दैट इज कोवैक्सीन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, GI टैग सॉट फॉर इंडियाज कॉस्टलीस्ट मशरूम। जो इंडिया का सबसे कॉस्टलियर मशरूम है उसके लिए बोला गया इसको क्या दे दो, इसको GI टैग दे दो। ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैज़ बीन सॉट फॉर वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मशरूम्स इन द वर्ल्ड दैट ग्रोज इन जम्मू एंड कश्मीर डोडास डिस्ट्रिक्ट। कि जो एक GI का फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। बोला गया ये टैग जो है इसको दे दो, किसको दे दो, जो इस मशरूम को दे दो जो कहाँ पे होता है, जो जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इसमें की पॉइंट्स अगर हम देखेंगे कुछ, दिस इज़ लोकली कॉल्ड गुच्ची और मॉरेल। जो ये मशरूम है यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, इसको लोकली बोला जाता है गुच्ची या
मॉरल। द मशरूम प्राइसड ओवर ₹20,000 kg, राइट। अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो ओवर ₹20,000 पर kg इसका कॉस्ट है। इट इज़ अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टेड बाय लोकल फार्मर्स एंड ट्राइबल्स। इट इज़ सेड टू हैव मेडिसिनल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। जो ये मशरूम है, बोला जाता है कि इनको बोला गया है कि इस मशरूम के लिए क्या दे दो हमें, जीआई टैग, दैट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर हम जीआई की बात करेंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, ए जीआई इज़ प्राइमरी एन एग्रीकल्चरल, नेचुरल और ए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ये जीआई किस किस प्रोडक्ट को दिया जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट हो, या चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो। मैन्युफैक्चर्ड में भी चाहे वो हैंडक्राफ्ट हो या इंडस्ट्रियल गुड्स हो। ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ए डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी। लेकिन जो ये प्रोडक्ट है, ये मिलना चाहे किसी पर्टिकुलर टेरिटरी से, राइट। कोई डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी से ये हमें मिलना चाहिए। टिपिकली सच ए नेम कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। अगर हम देखेंगे इस जीआई हमें क्या बोलता है, ये हमें बोलता है इट रिवील्स द एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टनेस, कि ये प्रोडक्ट जो है, एक तो इसमें क्वालिटी जो है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, दूसरा ये डिस्टिंक्ट है, ये दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ है, विच इज़ एसेंशली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स प्लेस ऑफ ऑरिजिन, राइट। जो एट्रीब्यूटेबल है किसके साथ, विच इट इज़ प्लेस ऑफ ऑरिजिन। अब अगर हम देखेंगे जो ये जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन कितने टाइम के लिए वैलिड होती है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, राइट। 10 साल के लिए ये जो इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की जो रजिस्ट्रेशन है, ये वैलिड रहती है कितने टाइम के लिए, फॉर 10 ईयर्स। और 10 साल के बाद इसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है। अगर फिर से इसमें ये क्वालिटीज़ पाएगी तो फिर से इसको रिन्यू किया जाएगा अगेन फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ऐसे आपको ये याद रखना है कि इसको कितने साल के लिए वैलिड होता है, इस वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो अगर आप देखेंगे इन इंडिया जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को इंडिया में एडमिनिस्ट्रेट करता है कौन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स Registration and Protection Act 1999, which came into force with effect from September 2003। September 2003 से इन्होंने फिर स्टार्ट किया क्या, जियोग्राफिकल इंडिकेशन देना। एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट इन इंडिया टू बी अकॉर्डेड विद जीआई टैग वाज दार्जिलिंग टी। जो पहला प्रोडक्ट है इंडिया का जिसको जीआई टैग दिया गया है, उसका नाम क्या नाम है, डैट इज़ दार्जिलिंग टी, और इसको दिया गया था इन द ईयर 2004। तो पहला प्रोडक्ट इंडिया का जिसको दिया गया है जीआई टैग, डैट वाज दार्जिलिंग टी, और किस साल में इसको दिया गया, इन द ईयर 2004। नाउ लास्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ एंटर्ड India has entered the United Nations Security Council UNSC as a non-permanent member and it will stay on the council for 2 years। कि इंडिया जो है, इंडिया अब एंटर हो गया है अब यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कैसा, एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, राइट। एक नॉन परमानेंट मेंबर अभी इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है और ये वहाँ पे रहेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए वहाँ पे ये रहेगा। 1 जनवरी 2021 में इंडिया वहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस हो गया एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, और वहाँ पे ये रहेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। सो दीज वेर सम करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू द मंथ जनवरी 2021। आगे हम इसमें और भी करंट अफेयर्स देखेंगे। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।